हम बात करने वाले हैं वैलेंसी के बारे में। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या होती है वैलेंसी। जैसे अगर हम देखें ये एक एटम है, तो हम जानते हैं कि एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है इस दुनिया में, या तो कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये एटम एक दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा, या तो वो उसी एलिमेंट का हो सकता है या डिफरेंट एलिमेंट का हो सकता है। अब क्या होता है कि इस दुनिया में हर एटम की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है दूसरे एटम के साथ कनेक्ट होने की। उसी कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं। तो हम वैलेंसी को मेजर कैसे करें? तो इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड एलिमेंट लेते हैं, हाइड्रोजन को। इस हाइड्रोजन एटम के आधार पर हम किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसकी वैलेंसी को पता करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन का कितना एटम दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्ट करता है, उसी के आधार पर हम नापते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी है। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो इसमें हाइड्रोजन का एक एटम क्लोरीन के एक एटम के साथ कनेक्ट हो रहा है, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। उसी तरह से देखें H2O है, तो H2O में हाइड्रोजन 2 है जो ऑक्सीजन के एक एटम के साथ कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर हम बात करें NH3 की, तो इसमें देखें तो हाइड्रोजन का 3 एटम नाइट्रोजन के एक एटम के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। अगर हम CH4 को देखें तो इसमें हाइड्रोजन का 4 एटम कार्बन के एक एटम के साथ कनेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो ये हो गई आपकी क्लोरीन की वैलेंसी, ये हो गई ऑक्सीजन की, ये हो गई नाइट्रोजन की, और ये हो गई कार्बन की। ये जो वैलेंसी है इसको अगर वैलेंसी 1 होती है तो उसको बोला जाता है मोनोवैलेंट। अगर वैलेंसी 2 होती है तो उसको बोलते हैं डाईवैलेंट। अगर वैलेंसी 3 होती है तो उसको ट्राईवैलेंट। अगर वैलेंसी 4 होती है तो उसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट। तो यहाँ पर वैलेंसी के आधार पर हमने देखा कि ये मोनोवैलेंट है, ये डाईवैलेंट है, ये ट्राईवैलेंट और ये टेट्रावैलेंट। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन जो एटम है वो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ऐसे में ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हर एलिमेंट का जो वैलेंसी है उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड मानकर हर एलिमेंट की वैलेंसी निकालना, हर एलिमेंट की एटम की वैलेंसी निकालना प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो इसलिए हमें दूसरे एटम को भी स्टैंडर्ड के तौर पर देखना होता है, ताकि हम सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी को फाइंड कर सकें। तो इसलिए हम ऑक्सीजन एंड क्लोरीन इन दो को भी स्टैंडर्ड एलिमेंट के तौर पर मानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और क्लोरीन 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे NaCl है, तो इसमें क्लोरीन का एक एटम सोडियम के एक एटम के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। किसकी? सोडियम की। उसी तरह से अगर हम बात करें MgO की, तो इसमें ऑक्सीजन का 2 एटम मैग्नीशियम के एक एटम के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। किसकी? मैग्नीशियम की। ये है मोनोवैलेंट और ये है डाईवैलेंट। अब क्या होता है कि वैलेंसी हर एलिमेंट की अपनी अपनी होती है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होती है जिसकी वैलेंसी वेरी करती है, जिसकी वेरिएबल वैलेंसी उसको बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें Fe2+ और Fe3+, ये दोनों आयरन ही हैं।
यहाँ पर आयरन का 2 एटम है, यहाँ पर आयरन की 3 है, मतलब यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है, यहाँ पर इसकी वैलेंसी 3 है। तो इसमें ये जो वेरिएबल वैलेंसी है, इसमें वेरिएबल वैलेंसी क्यों होती है? क्योंकि जो पेनल्टीमेट सेल होती है उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेने के लिए चले जाते हैं, इसलिए उसकी वैलेंसी कहीं पर 2 हो जाती है, कहीं पर 3 हो जाती है। 3 वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है। उसी तरह से कॉपर होता है, उसमें भी वेरिएबल वैलेंसी होती है। उसके बाद मरकरी होता है, मरकरी के अंदर भी वेरिएबल वैलेंसी शो होती है। उसके बाद स्ट्रोंशियम होता है, उसके अंदर भी वेरिएबल वैलेंसी शो होती है। उसके बाद प्लम्बर मतलब कि लेड होती है, उसके अंदर भी वेरिएबल वैलेंसी शो होती है। अब जो होती है जिसकी वैलेंसी लेस होती है उसके अंदर जो सफिक्स के तौर पर जोड़ा जाता है वो OUS जोड़ा जाता है, और इसके अंदर जो हायर वैलेंसी होती है उसके अंदर IC जोड़ा जाता है सफिक्स के तौर पर। तो यहाँ पर बोला जाता है जैसे आयरन है तो इसको बोला जाता है फेरस, यहाँ पर बोला जाता है क्यूपरस, यहाँ मर्क्यूरस, स्टैनस, और यहाँ पर बोला जाता है प्लम्बस। यहाँ पर बोला जाता है फेरिक, यहाँ पर क्यूप्रिक, यहाँ पर मर्क्यूरिक, यहाँ पर स्टैनिक, यहाँ पर प्लम्बिक। तो इस तरीके से सफिक्स के तौर पर इनको बोला जाता है। इसको बोला जाता है वेरिएबल वैलेंसी। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये वैलेंसी जो है केमिकल मतलब जो कंपाउंड हम बनाते हैं तो कंपाउंड के फॉर्मेशन में कैसे ये वैलेंसी काम करती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक तरह का सोडियम है, तो सोडियम जब अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो ये जो है एक तरह का सोडियम Na+ हो जाता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो इसको बोला जाता है सोडियम आयन। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से उसके ऊपर एक आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, वो आयन के रूप में बदल जाता है। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो जो आयन बना उसको हम बोलते हैं सोडियम आयन। उसी तरह से अगर हम बात करें जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये बन जाता है Cl-, क्लोरीन आयन के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोला जाता है क्लोरीन आयन। उसी तरह से क्या होता है कि जब बहुत सारे आयन मिल करके एक कंपाउंड के फॉर्म में मतलब एक बॉन्ड के फॉर्म में एक लैटिस के रूप में रहते हैं तो उसको बोला जाता है पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट, और उसको बोला जाता है रेडिकल। जैसे हम देखते हैं SO4 है तो 2-, इसके ऊपर आयन है, लेकिन ये एक तरह का बहुत सारे एटम मिल करके एक साथ हैं लैटिस के फॉर्म में। उसी तरह से बात करें CO3 2- होते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये किस तरीके से लैटिस के फॉर्म में, एक रेडिकल के फॉर्म में ये लोग बनाए हुए हैं एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि कैसे वैलेंसी जो है कंपाउंड को फॉर्म करने में हेल्प करती है। तो कंपाउंड फॉर्म करने के लिए सबसे पहला जो रूल होता है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उसको पहले लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि HCl है तो इसमें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है या जो जैसे केटायन जिसमें पॉजिटिव आयन होता है उसको बोला जाता है केटायन। जैसे सोडियम है तो इसको बोला जाता है केटायन, और इसको बोला जाता है क्लोरीन जिस पर निगेटिव आयन होता है उसको बोला जाता है एनायन। तो जो केटायन होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उनको पहले लिखा जाता है। जैसे HCl में H+ लिखा जाता है यहाँ पर पहले, और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं जिस पर निगेटिव आयन होता है उसको बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर होता है Cl-, और इसके नीचे लिखा जाता है वैलेंसी। तो कितनी होती है, ये 1 होती है, एक होती है। अब इन दोनों को बैलेंस आउट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
तो ये एक यहाँ पर आ जाता है, ये एक यहाँ पर आ जाता है, तो ये बन जाता है कंपाउंड। कौन सा बन जाता है? ये कंपाउंड बन जाता है HCl। उसी तरह से NaCl की अगर बात करें तो Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, यहाँ पर एक होता है, यहाँ एक होता है, ये ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये बन जाता है NaCl। उसी तरह से हम बात करें Fe 3+ होता है और O2 2- होता है, तो यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 2 होता है। जब इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाता है Fe2O3। उसी तरह से बात करें अगर हम KCl की, अगर K प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो यहाँ एक होता है, यहाँ एक होता है, इंटरचेंज कर देते हैं तो एक एक हो जाता है, तो ये हो जाता है KCl। तो इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वैलेंसी का यूज़ करके।